या मैम अब स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ यार कोई बात नहीं, अब अपन मेन पढ़ाई तो अब शुरू कर रहे हैं। पहले तो हम गप्पे मार रहे थे, हैं मैम डिस्कस कर रहे थे ना। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, शायद अब क्लियर दिख रहा है। ज्यादा जूम नहीं दिख रहा। मैम वो कैरेक्टर वाला नहीं हो दिख गया। रहा, कैरेक्टर वाला नहीं दिख रहा। अभी ओके अभी ठीक है, यस मैम, ये वापस वैसे ही हो गया। मैम और थोड़ा। चलो यस मैम, अब नाउ इट इज ओके। नाउ इट इज ओके। चलो अब मैं लिखती हूँ फर्स्ट पॉइंट। स्पेलिंग गलत लिख दी है। अरे यार मैंने इसलिए पहले CH लिख के छोड़ दिया था। बोलो क्या लिखो? मैम बीच वाले- CHRACTE। मैम बीच वाला ई है, उसकी जगह ए कर दीजिए। ठीक, चलो पहला कैरेक्टर हम लिखते हैं। पहला कैरेक्टर लिख रहे हैं हम, दैट इज योर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। मतलब हम लिखते हैं क्या ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना। मेटाबॉलिक में मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मुझे बताओ रेस्पिरेशन कैसा है, बताओ जल्दी बताओ। रेस्पिरेशन इज, it is in metabolic. नहीं ये कैटाबॉलिक होगा ना। Catabolic. सॉरी, कैटाबॉलिक। ये कैटाबॉलिक है और ये मेरा Anabolic. एनाबॉलिक है It is forming. है ना। एक में बन रहा है, एक में टूट रहा है। क्लियर दिस? Yes, ma'am. दैट वन इज योर फर्स्ट डिफरेंस। Yes. सेकेंड डिफरेंस हम बनाते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हो रहा है नहीं हो रहा है? हम लिखते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। देखो कैरेक्टर कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ लिखा कार्बोहाइड्रेट, या इसके नीचे ब्रैकेट में मैं लिखती हूँ मेरा ग्लूकोज, है ना। मैं यहाँ लिख रही हूँ इसके अंदर ऑक्सीडाइज, मतलब कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज इसमें ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है ना। और फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस मतलब It was forming. फॉर्म्ड। यहाँ पे मेरा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनता है। डन दिस सेकंड पॉइंट। Yes. Now we come on our third point. थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं एनर्जी, है ना। हम लिखते हैं यहाँ पर एनर्जी। In क्या हमने लिखा है यहाँ पे? एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी। अब बताओ रेस्पिरेशन में क्या होगा? एनर्जी इज प्रोड्यूस। Yes, ma'am. एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में अभी बताती हूँ 2 What is मिनट। ATP? एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में, Yes. है ना। और इसके अंदर एनर्जी नहीं बनती है। क्रॉस लगा दूं मैं? Not energy. चलो लिख not देते formed. लिख देते नॉट प्रोड्यूस, मैम आपने इससे ऊपर नॉट I can प्रोड्यूस also write not formed. इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हाँ चलेगा। मैम एटीपी अरे मैम आपने ऊपर बता रही हूँ, शांति रखो। मैंने यहाँ पर लिखा एटीपी बनती है, यहाँ मैंने लिखा एटीपी नहीं बन रहे हैं, पर मैं यहाँ लिखती हूँ एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी यहाँ पर स्टोर होती है, या मैं बोल सकती हूँ फूड कंपोनेंट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। I mean, this carbon dioxide is released and photosynthesis it is absorbed. मतलब यहाँ मैं लिखती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिखेंगे? रेस्पिरेशन में रिलीज आउट, रिलीज आउट। और इसमें क्या लिखेंगे? यूटिलाइज। इसमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है। ठीक है। ये कहां पर होगा? रेस्पिरेशन। ऑकरेंस लिखते हैं। ऑकरेंस कहां पर होगा? रेस्पिरेशन ऑकरिंग
ऑल लिविंग सेल्स, सभी लिविंग सेल में होगा, पर फोटोसिंथेसिस कहां पर होगा? ऑकर ओनली इन लीफ प्लांट सेल, ओनली इन plant cell. ओनली इन प्लांट लीफ, प्लांट्स की लीफ की सेल्स में होगा सिर्फ, पूरी प्लांट सेल में भी नहीं होता फोटोसिंथेसिस। Yes, ma'am. यस मैम ओनली प्लांट लीफ में होता है। मैं वो occurrence के बाद क्या लिखा है? फिर यहाँ पे O2 लिखे, O2 ऑल लिविंग सेल्स में हो रहा है ये रेस्पिरेशन। मैम फोटोसिंथेसिस जो है, थोड़ा सा हिल रहा है। मेरा फोन मैम मैम बोर्ड लिविंग सेल्स में भी सब में मैम ये एनर्जी और एटीपी का मतलब क्या है? वो बता रही हूँ, एक मिनट ये डिफरेंस सबमिट करूँ, फिर एटीपी का शॉर्ट नोट उधर बता रही हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो रेस्पिरेशन है वो सारी लिविंग सेल्स में नहीं होता, वो सिर्फ लंग्स में होता है और with the नहीं help बेटा, of- नहीं 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 नहीं, ऑल लिविंग सेल्स। अभी हम समझेंगे ना पूरा मैकेनिज्म, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब बताओ ऑक्सीजन, Ma'am, in respiration में it is oxygen utilized and utilized, photosynthesis it is released out. इस रिलीज है ना, मतलब ये भी अपोजिट हो गया बेटा, ये पॉइंट भी अपोजिट हो गया, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ बेटा क्योंकि फोटोसिंथेसिस हम देख चुके हैं, प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं हम, तो वो सब आपको पता है। और अब हम रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं जो उसका जस्ट अपोजिट है। कैसे? दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू बाय मेकिंग दैट डिफरेंस। ठीक है, अब मैं यहाँ इसकी इक्वेशन लिख सकती हूँ। कैसे लिखोगे रेस्पिरेशन की इक्वेशन? मैम बोर्ड ब्लर हो रहा है। क्यों? मैम क्लियर, मैम प्रॉपर दिख रहा है। मैम सही है, मैम सही है। मैम क्लियर है। Okay. मैम उसका नेटवर्क बीच में आपका connection- मैम वो थोड़ा मैम, बहुत बीच-बीच कैमरा में आपका थोड़ा सा बहुत blur हिलता है हो ना मैम, जा रहा तो 5-2 सेकंड के लिए मैम वो ब्लर रहता है बस। No, ma'am. मैम ये जो अकरेंस लिखा है, तो मैम ये अकरेंस किसकी, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, किस अकरेंस की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? किसकी? रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? जैसे CO2 की है ना? अकरेंस मैम किसकी? हाँ, CO2। अरे CO2 की occurrence? मैम CO2 की occurrence? CO2. occurrence ये कहाँ होगा? रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? सारे लिविंग सेल में। फोटोसिंथेसिस क्या होगा? लीफ सेल्स में। And plant cells. ओके मैम, ऑक्सीजन क्या? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ रिएक्शन लिखती हूँ तो रेस्पिरेशन में ये जो मेरा C6H12O6 है, इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है और फाइनली मेरा बनता है क्या? Energy. CO2 प्लस H2O प्लस मेरी E फॉर एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में रहती है? ATP के फॉर्म में रहती है। क्लियर दिस? मैम यानी फोटोसिंथेसिस Ma'am, after star, what do you हाँ। have to write? नेम होता है। इक्वेशन, रिएक्शन, कुछ भी लिखो। Okay. इक्वेशन या रिएक्शन, Okay. वॉट एवर यू राइट। Ma'am, अब बताओ फोटोसिंथेसिस में क्या लिखेंगे? इसका जस्ट अपोजिट CO2 ma'am, with the help of CO2, carbon dioxide, water, इक्वेशन और रिएक्शन लिख सकते हैं मैम, ऑल लगा के। हाँ बेटा, is हाँ हाँ, forming C6H12O6 plus O2 is released. ये मैंने एरो लगा दिया। अब मुझे यहाँ का लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बोहाइड्रेट बना प्लस मेरी ऑक्सीजन। Oxygen released. ठीक मैम है, यहाँ पे दैट इज अ water भी बेसिक। लिखेंगे। हाँ लिख सकते हैं। Okay. मैम क्या C6H12O6 भी एक एनर्जी है? ये ग्लूकोज है बेटा। अब देखो मैं ग्लूकोज खाती हूँ तो मुझे एनर्जी मिलता है ना, मिलता है कि नहीं Yes, मिलता? मैम। हम अगर बीमार हैं तो ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाया डायरेक्ट, तो मुझे Yes, डायरेक्ट ma'am. एनर्जी मिला ना। ऐसा तो नहीं किया कि मुझे बहुत सारा खाना खिला दिया ताकि मुझे बहुत सारी एनर्जी मिल जाए। No, ऐसा तो ma'am. नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मैं खाना खाऊंगी ग्लूकोज तो की पहले बोतल- मैं उस खाने को वेट
जब मैं Energy खाना is खाऊंगी spent. तो पहले मैं उस खाने को डाइजेस्ट करूंगी, उसके बाद मुझे एनर्जी मिलेगी, और खाने को डाइजेस्ट करने में भी मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। और मैं तो बहुत बीमार हूं, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ग्लूकोज पिला देंगे, तो ग्लूकोज ब्लड के साथ डायरेक्ट सर्कुलेट हो जाएगा, जो तुरंत टूटेगा और मुझे एनर्जी देगा। तो क्विक एनर्जी सप्लाई के लिए ग्लूकोज है। हमारे बॉडी में ग्लूकोज स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और प्लांट की बॉडी में स्टोर फूड होता है स्टार्च के फॉर्म में। ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना? नहीं याद हो तो लिख लो, प्लांट में स्टोर फूड, प्लांट में स्टोर फूड कौन होता है? एनर्जी है ना? हाँ। और एनिमल में लिखाया है। ये क्या होगा मेरा? ग्लाइकोजन। ये आपके पास लिखा होगा पहले भी। Yes, ma'am. मैम थोड़ा साइड में कर, मैम थोड़ा शिफ्ट कर दिखा रही दीजिए। हूँ। ये डिफरेंस हो गया क्या पूरा? यस मैम, ये तो लिख लिया मैम, साइड में दिखा दो। यस मैम, ये लिख लिया। मैम चलो, डिफरेंस अब खत्म हो इधर गया। अब अपन इधर एटीपी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? चलो, नाउ वी स्टडी अबाउट आवर एटीपी। एटीपी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है, आप मैम थोड़ा सा मैम स्क्रीन को साइड में कर सकते हैं, मतलब कैमरा को थोड़ा सा please। या मैम जहाँ पे आप लिख रही हैं वहाँ पे कर दीजिए। दिख तो रहा है। मैम जहाँ पे आप लिख रही नहीं है मैम, वो वाले, मैम मेरी एक लास्ट वाला वो बचा है मैम, वो वाली टेबल प्लीज। क्या करूँ? टेबल को कैमरा और पास करूँ? पता नहीं क्या चाह रहा है। नहीं मैम थोड़ा सा मैम, अरे मैम मैं बोल रहा हूँ जो आपने कैरेक्टरिस्टिक मैम आप एकदम बढ़िया दिख रहा है मैम, ऐसे सही है मैम, ऐसे सही है। अरे मैम ऐसे नहीं मैम, मैम सही दिख रहा है। अरे मैम टेबल लिखी है ना मैम, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिपरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस वाली मैम, वो वाली थोड़ी सी दिखा दीजिए मैम, मेरा लास्ट बचा। थोड़ी नहीं, मैंने पूरी दिखा दी है, जरा फटाफट कंप्लीट करो, फिर मैं इधर बताऊंगी। एक सेकंड मैम मुझे वो साइड वाला नहीं दिख रहा। डन दिस। मैम हो गया हो गया। अब मैं इधर करूँ शिफ्ट कैमरा? यस मैम। पक्का सबका हो गया? नहीं तो फिर मैं इधर करूंगी, बोला कि मैडम थोड़ा सा उधर दिखा दो। डन। तो मैम अब आप वो वाला दिखा दो, एटीपी वाला। चलो, अभी क्लियर दिख रहा है? यस मैम। अब देखो मैं क्या लिख रही हूँ। एटीपी जो है उसका फुल फॉर्म लिख रही हूँ, एडेनोसिन। ए फॉर एडेनोसिन, टी फॉर मेरा ट्राई। आप क्या हुआ? ज्यादा क्या? मैम उनका माइक ऑन है, वो मैम किसी और से बातें कर रहे हैं क्लास के टाइम। यार माइक बंद करो, आपस में ही गप्पे मार रहे हो, क्लास से बाहर हो जाओ फिर। हमारे नहीं प्राइवेट हुआ है। हाँ सरकारी नहीं ना। यू टेल टू, ये कौन है? सत्यम कुमार था मैम, सत्यम कुमार। सत्यम कुमार। माइक बंद करे अपना। केमिस्ट्री की क्लास में भी ऐसे ही हुआ था, तो मैम केमिस्ट्री वाले सर ने उसको क्लास से रिमूव कर दिया था। वही करना पड़ेगा। बार बार ऐसे ही कर रहा था। मैम फॉस्फेट। एटीपी माइक मैम किसी ने है मैम, वो एटीपी मेरा माइक खुद ही ऑन हो जाता है, किसी ने हैक कर लिया है। चलो सुनो, टाइम ऐसे ही चला जाएगा अपना। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। फॉस्फेट। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये जो एक एडेनिन होता है, ये ए जो है
ये 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जुड़ता है। ये एडेनिन जो है 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जुड़ता है और इसके बीच में मैम कैन यू प्लीज अपना कैमरा शिफ्ट कर सकते हो मैम एटीपी की तरफ? मैम एटीपी की तरफ ही तो है। फॉस्फेट मैम बॉन्ड दिख नहीं रहा था। बनता है। मैम अब ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म, मैम मीन्स जब 3 फॉस्फेट फॉर्म्स होते हैं मीन्स मिलते हैं तब एडोसिन बनता है, एडिनोसिन। हाँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। एडेनोसिन एक अलग से है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, इसके साथ 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल आके अटैच होते हैं। अब पहले क्या होता है, इन तीनों फॉस्फेट मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है एनर्जी बॉन्ड, है ना। अब देखो ये 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल के बीच में मैं ऐसा बता रही हूँ मेरा एनर्जी बॉन्ड, मतलब मैं बोल सकती हूँ 2 एनर्जी बॉन्ड है। एक एटीपी में 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है और 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल में 2 एनर्जी बॉन्ड, 2 हाई एनर्जी बॉन्ड है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैम आपका कुछ दिख नहीं रहा। मैम आपका कैमरा वीडियो वीडियो ऑफ हो गई। यस मैम। मैम आपकी स्क्रीन हाँ एक मिनट शायद अब आ गई। मैम थोड़ा सा जूम कर दो आप थोड़ा सा जूम कर दो। हाँ कर रही हूँ। मैम इट्स ओके। यस मैम नाउ इट इज ओके। कुछ ज्यादा ही ओके हो गया है। नाउ यू सी। चलो ठीक है। परफेक्ट। अब मैंने क्या बोला, ये एक एडेनिन है, इसके साथ में 3 फॉस्फेट जुड़े हैं, 3 फॉस्फेट के बीच में 2 हाई एनर्जी बॉन्ड दिख रहे हैं। अब जब सेल के साइटोप्लाज्म में या मेरे सेल में एनर्जी बनती है, सबसे पहले क्या होता है, ये ए जो है ये पी के साथ जुड़ता है। ये मेरा सिंपल बॉन्ड है, इसको मैंने हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं बोला। जब ए पी के साथ जुड़ा है तो मैंने बोला ये क्या है मेरा AMP, मतलब M फॉर मोनोफॉस्फेट, एक ही फॉस्फेट है, ठीक है। एनर्जी बनी और तो मैंने बोला ये एक के साथ में एक पी लगा था, इसके साथ में मेरा एक और पी आके जुड़ गया, ये एक और पी आके जुड़ गया, तो अब ये बन गया मेरा ADP, डी फॉर डाइफॉस्फेट, ठीक है। अब एक और एनर्जी बनी तो एक के साथ ये पी है और एक और पी आके जुड़ गया, तो अब मेरे 2 हाई एनर्जी बॉन्ड बन गए। तो अब ये बन गया क्या, ये बन गया मेरा ATP, मतलब ट्राइफॉस्फेट। तो ये ATP लगातार सेल में बनता रहेगा और टूटता रहेगा। अब एक बार और सुनो, ये मैंने इस तरीके से एनर्जी बनते हुए दिखाया, हाई एनर्जी बॉन्ड से एक और पी जुड़ गया, ADP बना, ADP से अगेन अवर ATP इज फॉर्म्ड, एनर्जी स्टोर हो गई। मैम बॉन्ड मींस कनेक्शन होता है क्या? हाँ कनेक्शन। अब मैंने बोला अगर मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो मैं स्टोर एनर्जी को तोड़ूंगी ना, मेरे को एनर्जी चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इस ATP के हाई एनर्जी बॉन्ड को तोड़ूंगी, राइट। अब सोचो मैंने इस हाई एनर्जी बॉन्ड को तोड़ दिया तो मुझे एनर्जी मिल गई, मैंने यूटिलाइज कर लिया, पर ये ATP कन्वर्ट होके ADP बन गया ना। आपकी वीडियो पॉज हो गई। मैम आपने डी को sorry. किससे डिनोट किया है मैम? डी मतलब क्या है मैम ADP में? डाई, D फॉर डाई, T फॉर ट्राई, M फॉर मोनो, मैंने इसलिए वही शब्द लिखा है, ठीक है। T फॉर ट्राई, D फॉर डाई एंड M फॉर मोनो। मैम इसको काटने से if one used, मैम हम if one used लिख सकते हैं। हाँ, if we require the energy, we break that energy bond, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर है, मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगी तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी, पर बॉन्ड टूटने से ये वाला पी अलग हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है? ADP हो जाएगा वो। नहीं मैम हाँ, मेरे को नहीं तो आया। हम if one bond used लिख सकते हैं मैम। हाँ Ma'am, we can write that in ATP if one bond is used then it forms ADP. हाँ, यू करेक्ट है ना।
अब देखो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ये ए और मोनोफॉस्फेट था, इसके अंदर अगर मैं यहाँ लिखूं कि एक और पी जुड़ जाएगा तो मेरा ये एडीपी बन गया। इस एडीपी में एक और पी जुड़ जाएगा तो मेरा एटीपी बन गया। आ रहा है समझ में? अब और क्लियर हो गया? आ रहा है क्या? देखो मैंने क्या चेंज किया, मैंने यहाँ पे प्लस पी लिखा, इस एएमपी मोनोफॉस्फेट में एक और पी जुड़ गया तो मेरा एडीपी बन गया। एडीपी में एक और पी जुड़ गया तो मेरा एटीपी बन गया। मैं देखो दूसरे तरीके से यहाँ लिख देती हूँ, अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मत में लिखो, जैसा पहले लिखा था वैसा ही रहने दो। के बाद वो डायरेक्ट टी कैसे बन गया? अब देखो, हाँ अब मैं देखो क्या बोल रही हूँ, ये मेरे पास था एएमपी, एएमपी में एक और पी जुड़ गया तो क्या बन गया? एडीपी, एडीपी बन गया। दूसरा मैंने लिखा, इस एडीपी में एक और पी जुड़ गया तो बन गया मेरा एटीपी ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एनर्जी बनती जाती है, तो हाई एनर्जी बॉन्ड से फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड होता जाता है। ठीक है, मैम ये सत्यम कुमार के यहाँ से फिर से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। यस मैम। सत्यम प्लीज बेटा। मैम आप ये माइक ऑन हो जाए। मैम चलो ये एटीपी क्लियर? ठीक है, अब हम स्टेप देखते हैं हमारा ब्रीदिंग। इसको मैं इरेज करूं? एटीपी वाला नोट हो गया है? वेट मैम नोटेड। मैम इसमें यही बोल रहा था कि जब मैम ए पी, मैम जब ए और पी मिलते हैं तो मैम जब वो बनाते हैं बॉन्ड तो मैम वो मोनो हो जाता है एएमपी, और फिर जब ए पी के साथ फिर से जब एक हाई एनर्जी बॉन्ड पी वाला फिर से मिलता है तो वो एडीपी बना लेते हैं। मींस मैम यस, डाई बना लेते हैं। मींस मैम वो 2 हाई एनर्जी बॉन्ड का हो जाता है। और मैम जब वो ये कि हाई एनर्जी बॉन्ड ही हो। देखो देखो देखो, सुनो सुनो, कंफ्यूज नहीं हो। देखो तीन फॉस्फेट में जो डाई और ट्राई लिख रही हूँ, ये फॉस्फेट बॉन्ड, फॉस्फेट के लिए लिख रही हूँ। और बॉन्ड कौन से बन रहे हैं? टोटल 2। इधर देखो एक मिनट, ये मेरे 3 फिंगर, ये अंगूठा एडेनिन। इधर देखो बेटा, एक मिनट लिखना बंद करो एवरीबॉडी, स्टॉप द राइटिंग वर्क। ये मेरा एडेनिन है, इसके साथ ये ग्लूकोज, ये फॉस्फेट जुड़ा, एक फॉस्फेट जुड़ गया, ये जुड़ा, ये एडेनिन है, इसके साथ ये फॉस्फेट जुड़ा है। अब इनके बीच में कोई, मैं 1 मिनट चुप होके सुनो तो सब समझ में आएगा। ये एडेनोसिन है ना, ये एक फॉस्फेट है, इसके बीच में हाई एनर्जी बॉन्ड है क्या? नो मैम, सिंपल बॉन्ड नहीं है, सिंपल बॉन्ड है। तो ये एएमपी में हाई एनर्जी बॉन्ड है क्या? नो मैम, नहीं है। तो इसमें एनर्जी स्टोर है क्या? नहीं है ना। अब अगर इस एएमपी के साथ एक और पी आया और इसके बीच में ये मेरा हाई एनर्जी बॉन्ड बन गया, ये हाई एनर्जी बॉन्ड बन गया। यस अब ये हो गया ना डाई फॉस्फेट। डाई किसके लिए बोला? 2 फॉस्फेट बॉन्ड है, 2 एनर्जी बॉन्ड है, ऐसा नहीं बोला। लिसन टू मी, डाई फॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट है जिसमें एक हाई एनर्जी बॉन्ड है। तो मैम इसमें एनर्जी फॉर्म हो रही है। वापस बता सकते हैं? मुझे समझ फॉर्म हुई है, एनर्जी फॉर्म हुई है, तभी तो ये बॉन्ड बना है। यस मैम। ठीक है, अब मेरे पास और एनर्जी बनी। समझ में नहीं अब आया। बात आएगा ही नहीं, बीच बीच में बोलता रहेगा तो कैसे आएगा। अगर मेरे पास और एनर्जी बनी है तो क्या करूंगी मैं? एक और पी को लूंगी और इस पी के बीच में भी ऐसा हाई एनर्जी बॉन्ड बना लूंगी। अब बताओ समझ में आ रहा है? तो तीन फॉस्फेट के बीच में 2 एनर्जी बॉन्ड है और ये एडेनिन लगा है, इसके बीच में मैंने हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं दिखाया है।
ठीक है, अब देखो मैंने मोनो, अब मेरे को एनर्जी चाहिए है ना, दिस जस्ट स्टोर एनर्जी इन दैट हाई एनर्जी बॉन्ड। सपोज अवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, व्हाट वी डू, क्या करेंगे, मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, मैंने इस बॉन्ड, इधर देखो सब, मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, मुझे एनर्जी मिल गई, मैंने अपना काम कर लिया, पर ये फॉस्फेट अलग हो गया ना। अब मेरे पास क्या बचा, एडीपी, मतलब 2 फॉस्फेट है और एक एनर्जी बॉन्ड है। क्लियर? यस मैडम, नो मैडम, बोलो आप कुछ। एनर्जी बॉन्ड होंगे। मैम मैम जब एक zero. फॉस्फेट बॉन्ड होगा तब 0 एनर्जी बॉन्ड होंगे। हाँ, सब एनर्जी नहीं है। अब देखो अगर मुझे और एनर्जी चाहिए तो मैं इस बॉन्ड को भी तोड़ लूं, ये मेरा डाइफॉस्फेट था ना, ये एडीपी था, अब मुझे और एनर्जी चाहिए तो मैंने इस बॉन्ड को भी तोड़ लिया, मेरा ये फॉस्फेट चला गया, मुझे एनर्जी मिल गई, अब ये एएमपी बचाना, और इसमें तो हाई एनर्जी बॉन्ड है ही नहीं। अब ये साइटोप्लाज्म में फिर से अलग अलग हो जाएंगे। Ma'am, you have told that Yeah. if we have to gain more energy, we will destroy that ADP bond. So, ma'am, when AMP bond is left now, so ma'am, we will get no energy there. No, because their energy bond is not there ना। A और एक P के बीच में एनर्जी बॉन्ड हमने नहीं बनाया बेटा, हमने Yes, ma'am. PP के बीच में एनर्जी बॉन्ड बनाया है। अब देखो Ma'am, this what do- ATP acts as an, सुनो एक मिनट, ATP acts as an energy currency। ये एनर्जी की करेंसी होता है जिस फॉर्म में मैं एनर्जी को स्टोर करके रखती हूँ। एनर्जी बनी, मैंने एटीपी बना के रख ली है, ऐसे बहुत सारे एटीपी बना के रख लिए। अब जब मुझे एनर्जी चाहिए होगी उस समय मैं वो एटीपी को ही तोड़ूंगी ना, जिसको मैंने स्टोर करके रखा था, जिसका मैंने एफडी बना के रखा था। जरूरत पड़ने पे एफडी तोड़ूंगी और उस एनर्जी को यूटिलाइज करूंगी ना। गेटिंग मी ना? तो एटीपी एक्ट एज एन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हम अपनी बॉडी में एनर्जी इस एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जरूरत पड़ने पर इस एटीपी को तोड़ते हैं, तो एटीपी टूट के बनता है एडीपी, एडीपी टूट के बनेगा मेरा एएमपी। तो ये बॉडी में लगातार, हमें एमपी नहीं टूट सकता। हाँ वो टूटेगा और ए और पी अलग अलग हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। जब बनाना होगा तब वो वापस जुड़ जाएंगे। मतलब that process is continuously occur in our body। मतलब लगातार एटीपी बन रहा है और लगातार एटीपी टूटता भी रहता है। Ma'am, I want to Because ask, What is the function of ATP? store the energy। Okay, ma'am. ATP is the energy currency। ऐसा भी नोट कर लो। ma'am, in this A adenosine, two हाँ। energy bonds are formed, so ma'am, in here 3 energy bonds can't form. नो बेटा, क्योंकि हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन ओनली P एंड P। P और P के बीच में बनते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड। ठीक है, A और P के बीच में हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं बन हो पाता। सकते क्या मैम? 4 पी नहीं हो सकते क्या? नहीं, वो एक स्टेबल इतना ही हो पाता है। लंबी चेन हो जाएगी पीपी की तो वो स्टेबल नहीं होगा। हम ऐसे एटीपी बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, चलो क्लियर नाउ अबाउट एटीपी। यस मैम। मैम एडोसिन का क्या वर्क रहता है? एडेनोसिन जो होता है ये होती है मेरी नाइट्रोजिनस बेस। एडेनोसिन इज अ नाइट्रोजिनस बेस। ओके मैम। ना इतना डिटेल आपके सिलेबस में है नहीं, बट स्टिल यू नोट इट डाउन, इट इज अ नाइट्रोजिनस बेस। क्लास का टाइम अपना 7:30 तक है ना? यस मैम। मैम ये रेस्पिरेशन वाला, मैम ये जो रेस्पिरेशन वाला कॉन्सेप्ट है मैम, इसमें मैम मतलब राइटिंग पार्ट कम है क्या? एक बार लिख सकती हैं
मैम नाइट्रोजनस क्या था? हाँ, नाइट्रोजिनस बेस, मैम बेस। BASE, एसिड बेस जानते हो ना? मैम बेस। हाँ, अब मैं कैमरा इधर कर रही हूँ ना। मैम नहीं हुआ। चलो, Ma'am, when so many हाँ, ATP are formed together and they are joined, so ma'am, what they formed? नहीं देखो, एनर्जी करेंसी देखो, मेरे पास 100 के नोट है, तो मैं उसको कंबाइन करके मैं 500 के नोट की छोटी गड्डी बना लूंगी, और मैं उसको कंबाइन करके 1000 के नोट की और छोटी गड्डी बना लूंगी। हो सकता है मैं 5000 के नोट बना के और छोटी गड्डी बना लूं। मैम बड़ी गड्डी। समझ लो, तो यहाँ हम चेंज देख सकते हैं, पर आपके सिलेबस में इतना नहीं है। मैं यहाँ बोल सकती हूँ एटीपी के साथ एक और करेंसी होता है मेरा NADP। अब आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक NADP जो होता है वो 3 ATP के बराबर होता है। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारा कुछ है, FAD भी होता है। तो उस सब में आप अभी मत जो अभी आप ATP को समझे हो, तो कम से कम ATP को बहुत अच्छे से याद रखो। माल्टोस था मैम, जैसे मैम एक ग्लूकोज को ग्लूकोज बोलते हैं, 2 ग्लूकोज को माल्टोस बोलते हैं, ऐसे इसमें 3 ATP को। हाँ हाँ, अलग अलग नाम हो सकते हैं। ठीक है, यस मैम। चलो अब हम देखते हैं हमारा रेस्पिरेशन। पहले मैम एटीपी के अलग अलग नाम बोल सकते हैं, मींस नाइट्रोजनस बेस के हिसाब से। कुछ नहीं बोल सकते। एटीपी मतलब एटीपी है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, जिसमें एनर्जी हाई एनर्जी बॉन्ड में स्टोर रहती है। मैम क्या सिर्फ एटीपी एक टाइप ऑफ एनर्जी है या और भी होती है? ये अभी आपके लिए यही है, और हमारे लिए बहुत सारे और भी हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस चैप्टर में, अब इस चैप्टर के अंदर हमको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स भी देखना है, रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स भी देखना है, और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स भी देखना है। ठीक है, पर रेस्पिरेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है मैं पहले वो आपको समझा रही हूँ। अभी हमारे पास 15 मिनट बचे हैं, उतना मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म, लोअर कैटेगरी वाले, और उसके बाद हम ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेशन पर आएंगे, है ना। और प्लांट में रेस्पिरेशन हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हम देख रहे हैं हमारा रेस्पिरेशन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है बेटा। रेस्पिरेशन मेरे साथ साथ बनाना कॉपी में, है ना। ये मैंने लिखा रेस्पिरेशन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट स्टेप इज योर ब्रीदिंग एंड अनदर स्टेप इज योर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आधा ही दिख रहा है, ब्रीदिंग है उसका आधा ही दिख रहा है। मैम ब्रीदिंग मैम दिख ही नहीं रहा मैम, आधा दिख रहा है। यस मैम। जब तुम्हें पता है कि वो ब्रीदिंग है, फिर देख के क्या करना है, खुश हो जाना है। ओ मैम उसके नीचे का भी आप तो नहीं कुछ दिखेगा। लिखवाएंगी तो मैम उससे कुछ। मैं जब यहाँ से लिख के पलटूंगी तभी मुझे कैमरा दिख पाएगा कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, तो थोड़ा 1 आध सेकंड रुक जाया करो। आपको कैसे पता चलता है कि हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा। अच्छा ओके। चलो पढ़े आप। ये मैंने बोला एक मेरा ब्रीदिंग होता है, अनदर वन इज योर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, मैंने बोला ब्रीदिंग में मैं इन्वॉल्व करती हूँ गैसियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग में मैं इन्वॉल्व करूंगी गैसियस एक्सचेंज, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में मैं इन्वॉल्व करती हूँ यूटिलाइजेशन ऑफ
inhaled oxygen, utilization of oxygen, breakdown of glucose, and energy formed. ठीक है? That process occurs inside the cell. ये प्रोसेस कहां पे होती है? सेल के अंदर होती है. ठीक है, नोट करते जा रहे हो साथ साथ. अब मैंने यहां पर लिखा, ये जो ब्रीदिंग होता है ये भी 2 स्टेप पे कंप्लीट होता है. वन इज योर इनहैलेशन, या दूसरा नाम बोलती हूँ मेरे यहाँ इंस्पायरेशन. मैम कैमरा वहाँ पे नहीं दिख रहा मैम. सॉरी टू डिस्टर्ब मैम. इनहैलेशन, मैम जूम आउट कर दो मैम आप कैमरे को. आप थोड़ा जूम कम कर दीजिए मैम, बहुत ज्यादा जूम्ड है वो. तुम ही चिल्लाते हो. जूम आपको एकदम ठीक दिख रहा है. इंस्पायरेशन, breathing, gaseous exchange completed in 2 steps. One is your inhalation, inspiration. Second step is your exhalation, that is your expiration. ठीक है, इनहेलेशन में हम इन्वॉल्व करते हैं इनटेक ऑफ O2. मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन को ले लिया है. और एक्सपायरेशन मतलब मैं बोलूंगी रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब मैं कह सकती हूँ इस पूरी ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए proper system we have for breathing. Proper system we have in our body. PR for present. Proper system present होता है ना, जो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन से बना होता है, which is formed by different organs also. मैम आप वीडियो अपलोड करोगी? हाँ करूंगी, तो नहीं करेंगे. मैम मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम, मैं लीव कर दूं? हाँ कर दो. मुझकी आवाज अच्छे से आ रही है, सब अच्छे से हो रहा है. सब भी हो. हाँ मैम सब अच्छे से हो रहा था मैम, बहाना था वो बस. चलो छोड़ो. तो हमको रेस्पिरेशन में 2 स्टेप्स में देखना है. पहला ब्रीदिंग, दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग में हमने ऑक्सीजन लिया है और उसको वापस बाहर निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड को. इतना लिख लिया है क्या? तो मैं एक छोटा सा स्टेप और समझाऊं आपको. यस मैम. मैं तो रिकॉर्ड है ना? अब देखो, अब देखो, अब मैंने क्या बोला, मेरे पास ये ATM मतलब एटमॉस्फेयर, जानते हो? एटमॉस्फेयर में मेरी ऑक्सीजन है. ठीक है, ये ऑक्सीजन मेरी पहुंचती है कहाँ पर? लंग्स के पास. लंग्स मेरा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में. ये ऑक्सीजन मेरी लंग्स के पास पहुंची है. ठीक है, और लंग्स से फिर मेरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस बाहर रिलीज होके आ गई है. आ रहा है समझ में? ये एटमॉस्फेयर से जो लिया जा रहा है वो कौन था? मेरा O2 लंग्स के पास गया. लंग्स से वापस एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड. आ रहा है समझ में? अब क्या होगा देखो, लंग्स से ब्लड का हाथ पकड़ के, मतलब along with the blood that oxygen is reaches up to the cells, है ना? लंग्स से ये ऑक्सीजन पहुंची है कहां पर? सेल के पास में. पर किसके साथ? along with the blood.
लंग्स के आगे ऑक्सीजन सेल के पास पहुंची है, किसके साथ? ब्लड के साथ। इस सेल के अंदर हम कहते हैं दैट O2 इज यूटिलाइज। इस सेल के अंदर इस O2 को हमने यूटिलाइज किया है और फाइनली क्या बने हैं? एंड फाइनली अवर CO2 इज रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। ATM ठीक है, ठीक है। अब सुनो फिर से, एक बार फिर सुनो। ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आई है, कहां तक पहुंची? लंग्स तक। लंग्स से ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ में अलोंग विद द ब्लड रीचेस अप टू अवर सेल। सेल में पहुंच गई। सेल में जाके क्या किया हमने? इनसाइड द सेल दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज। सेल के अंदर मैंने इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, किस काम में? ग्लूकोज को तोड़ने में। और मुझे क्या मिला? एनर्जी मिली, जिसको मैंने एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया। और क्या बना बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड का हाथ पकड़ के पहुंचेगी कहां पर? मेरे लंग्स के पास। ये मेरे लंग्स है। ये कौन पहुंच रही है? मेरी CO2। किसके साथ में? वापस ब्लड के साथ। This CO2 is again carried by the blood and reaches up to the lungs. हाँ बोलो। मैम प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग इमीडिएटली। मैम आप रात तक सेंड कर सकते? हाँ, आधे घंटे बाद या 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है ना? ये यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो वापस ब्लड के साथ पहुंच गई मेरे लंग्स के पास। और लंग्स से यही कार्बन डाइऑक्साइड सेम पाथ से, सेम रास्ते से ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। ओके मैम। इतना समझ में आया? यस और मैम। एटमॉस्फेयर से जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, वो हम कह सकते हैं हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं। अवर नॉस्ट्रिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्या इतना समझ पा रहे हो क्या? बोलो, आ रहा है क्या? मैंने नाक, एक मिनट, मैंने नाक से सांस लिया है तो मेरे नॉस्ट्रिल के थ्रू एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जा रही है ना? मैम nostril is responsible for inhalation and exhalation. यस, इसी नाक से ऑक्सीजन अंदर जा रही है और इसी नाक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। हम जब सेल O2 में यूटिलाइज हुआ, अगर ऐसा नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हो। देखो, हाँ, मैं यहाँ लिखती हूँ ऊपर ATM मतलब एटमॉस्फेयर। यहाँ मैं ऑर्गन का नाम लिख देती हूँ, क्या? मेरा नॉस्ट्रिल। ठीक है, नॉस्ट्रिल के थ्रू एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लंग्स तक आई है और नॉस्ट्रिल के थ्रू लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एटमॉस्फेयर में निकल के आई है। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है बेटा, मुझे क्या स्पेशल बताना है आपको। यहाँ तक कहानी क्लियर है? यस मैम। तो एक पैसेज हो गया मेरा लंग्स तक। देखो, ऑक्सीजन इधर देख लो, एक मिनट से लिखना। ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल के थ्रू लंग्स तक पहुंची और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकली। सो दैट इज योर वन प्रोसेस। ये मेरा एक प्रोसेस हुआ, वन पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन that we call the breathing, right? इसको मैं कहती हूँ मेरा ब्रीदिंग। और यहाँ पर ब्लड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है बेटा, देखो मैंने कहीं ब्लड नहीं लिखा है। लंग्स के आगे जो ऑक्सीजन जाती है इट इज कैरिड बाय द ब्लड ओनली। तो ये वाला जो रास्ता हो गया, यहाँ तक वाली जो प्रोसेस हो गई, दैट वी कॉल द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को मैंने बोला है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अभी क्लियर हुआ क्या दोनों प्रोसेस? यस मैम। है ना क्लियर दिस? अब ऑक्सीजन का अंदर लेना, प्रोसेस में बहुत फास्ट होती होगी ना बॉडी में? हाँ हाँ फास्ट होती है, पर समझाना तो स्लो ही पड़ेगा ना। इतनी फास्ट समझा दूंगी तो कैसे आ पाएगा, राइट? है ना। अब देखो, अब मैंने ऑक्सीजन को अंदर लिया, ये ब्रीदिंग था। ब्रीदिंग 2 स्टेप में हुआ ना। इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन,
तो यहाँ जब ऑक्सीजन को लिया, ये हो गया इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, ये हो गया एक्सहेलेशन। तो मैंने इतना पार्ट जो बनाया आपको बताया है, इतना पार्ट जो बनाया है, दैट इज योर कंप्लीट ब्रीदिंग पार्ट। और उधर वाला मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन अलग से लिखा है, ठीक है। तो एक बेसिक तो समझ में आया है कि क्या हो सकता है, किस चीज के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, या मैम। ठीक है ना। Yes, ma'am. आज टाइम हो रहा है, हम क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। ओके मैम। Okay, ma'am. मैम Okay, बेटा। नॉस्ट्रल का एक बाय मैम। बहुत अच्छा मैम नॉस्ट्रल्स का एक बहुत Thank you, अच्छा ma'am. रोल है ब्रीथिंग में। बाय मैम। हाँ, मेन of course, रोल ही of है ना course. शायद। हाँ मेन हाँ रोल ही हाँ। हुआ। बाय मैम। बाय ओके बेटा, मैम। बाय मैम इसका मेन बाय। रोल बाय मैम। मैम थैंक यू। ब्लड का है। हाँ, ब्लड तो आगे सेल तक पहुंचाएगा ना, ब्लड नहीं होगा तो सेल तक पहुंचेगी नहीं, सेल तक नहीं पहुंचेगी तो ग्लूकोज छूटेगा नहीं, तो मुझे एनर्जी नहीं मिलेगा। तो मेरा ऑक्सीजन लेने का मतलब ही क्या है, और जब ग्लूकोज छूटेगा नहीं, मैम आप म्यूट मैम हो। आप म्यूट हो गए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम अब आप